शौहर के 5 दोस्तों ने बारी बारी मेरी इज्जत लूट ली, चौथे का तो पूरा 15 इंच। इस वीडियो को देखकर आपकी शलवार गीली हो जाएगी। आज रोजा इफ्तार करने के बाद मैं सख्त थकी हुई थी। मैं दिल कर रहा था कि मैं बिस्तर पर गिरकर अभी सो जाऊं, मगर अपने शौहर की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगे कि आज तुम सहरी पर एहतमाम कर लेना। आज मेरे दोस्त रात को हमारे घर आ रहे हैं और वो आज सहरी यहीं पे करेंगे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं गुमसुम होकर रह गई थी। थकन के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा मैं पूरा दिन मुश्किल करती रही हूँ, जबकि मैंने आज इतना काम भी नहीं किया था। शायद रोज़ा रखकर सब ख्वातीन का ही यही हाल होता है कि वो थकन से चूर चूर हो चुकी होती हैं, और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, मगर जानती थी कि अगर ज़रा सी भी कमी पेशी हो गई तो मेरे शौहर मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे और वो अपने दोस्तों के सामने ही सुना देंगे। तभी मैं दुखती कमर को नज़रअंदाज करके किचन में आ गई थी। मेरे शौहर और इनके दोस्तों को खीमा पराठे बहुत पसंद थे। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर खीमा पकाने के लिए रख दिया था और फिर सहरी के लिए आटा गूंदने लगी थी, ताकि सहरी के टाइम जब मैं उठूं तो तमाम चीज़ें वक्त पर तैयार हो चुकी हों। और फिर बर्तन भी मैंने अभी धोने का इरादा कर लिया था। इसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। इनके दोस्त हमारे घर में आ चुके थे और इस वक्त वो सब लोग डाइनिंग रूम में थे। मैं जानती थी कि अब इन सबका रत जगा होना था। मुझे सहरी के वक्त जागने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरे शौहर ही रोजाना मुझे सहरी टाइम जगाया करते थे। अब मैं बेफिक्र होकर सो गई थी और फिर मेरी आंख अपने शौहर के झिंझोड़ने पर ही खुली थी। सहरी का वक्त हो चुका था और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। अब मैं किचन में इस सब के लिए सहरी बना रही थी, जबकि वो सब लोग बाहर लॉन्च में बैठे ही थे और वहीं पर मैंने इनके लिए सहरी लगा दी थी। वो बात बात पर चुटकुले छोड़ते जोर जोर से हंसते और इस दौरान मुझे भी मुखातिब करते। मैं मारे बंधे मरवत के मारे इनके हाँ का जवाब हाँ में दे रही थी, मगर मुझे इस किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अपने शौहर की ये दोस्त तो मुझे ये आंख भी नहीं भाते थे। मैं अक्सर इनसे कहती थी इन लोगों से फासले पर रहें, इन लोगों की सोहबत अच्छी नहीं है। जब भी मैं इन्हें ऐसा कहती थी वो हमेशा गुस्से में आ जाते और मुझे कहते कि तुम ना जाने क्यों मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। और अब जब वो मेरे शौहर के साथ जो मानी अंदाज में बातें कर रहे थे, इनकी गुफ्तगू सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं इनकी गुफ्तगू का मदा समझ चुकी थी। वो दरपर्दा मेरे बारे में मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मेरे शौहर भी हंसी मजाक में इन सब बातों को एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरे लिए मकाम में हैरत था कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में किसी दूसरे मर्द से मजाक में भी ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो इसका कितना ही करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। मगर शायद इन लोगों की आपस में बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी और सभी एक दूसरे को इस तरह से ही छेड़ रहे थे। मैंने जल्दी से इन लोगों के सामने सहरी रखी और फिर खुद अपने कमरे में आ गई थी। फजर की नमाज पढ़ के मैं फिर से सो गई थी, क्योंकि दिन को मुझे सोने की आदत ही नहीं थी। दिन को सो जाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। जब से रमजान स्टार्ट हुआ था मेरे शौहर काम पर मामूल से जल्दी जाने लगे थे और फिर शाम को भी वो जल्दी ही वापस आते थे। जाते वक्त वो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं उठाया था। मैं फिर इनके जाने के बाद अपनी मर्जी से उठी और घर के काम काज करती थी। आज भी जब वो चले गए तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। एक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। वो एहसास किसी के देखने का था, किसी की नजरों की तपिश का था। मुझे सोते भी यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे शौहर के 5 दोस्त मेरे सामने खड़े थे और वो सब मुझे बेबाक नजरों से मुझे देखे जा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने वजूद को डोबते में छुपा लिया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी ये देखकर मुझे अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक एक करके वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और फिर इन लोगों ने मेरा ताल्लुक इस तबके लिया था जहाँ पर सब लोग मेहनत करके खाने के आदी थे। मेरे अब्बू पहाड़ीदार मजदूर आदमी थे। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और बड़ी बहनें भी अम्मा के साथ मिलकर ये काम करती थी। अम्मा ने अपना यह हुनर मेरी बहनों में भी मुंतकिल कर दिया था। चूंकि मुझे इस सब चीज़ों का कोई शौक नहीं था, मैं हमेशा से ही ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। मेरा हमेशा से ही यह ख्वाब था
कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी और फिर मुझे ये छोटे मोटे काम करने नहीं पड़ेंगे। जब भी मैं अपने ख्यालात का इजहार अपनी बहनों और अम्मा के सामने करती तो मुझ पे वो गुस्सा करती और मुझे कहती कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाब देखने चाहिए, ऊंची उड़ान उड़ने से इंसान मुंह के बल गिरता है। और मैं इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन्हीं दिनों मेरी दोनों बहनों को एक मातूमल घराने से रिश्ते आ गए थे। वो दोनों भाई थे और दोनों ही अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। अब्बू ने मामूली छानबीन करने के बाद इन लोगों को हाँक कर दी थी और फिर दोनों बहनों की शादी भी एक साथ ही हुई थी। अब घर में अम्मी अब्बू के साथ मैं अकेली ही रह गई थी और अब चूंकि घर में और कोई नहीं था इसीलिए मुझे घर के सारे काम करने भी पड़ते थे। इससे मुझे हमेशा यह खलख सताता रहता था, बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, धूप में काम करने से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं काम तो करती थी मगर साथ मुझे अपनी खूबसूरती का ख्याल भी सताता रहता था। अम्मा कभी तो मेरी बात पर हंस पड़ती थी और कभी वो मुझे डांटते हुए कहती कि खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें मत किया करो, खुदा की लाठी बेआवाज है, ऐसा न हो कि इसे तुम्हारा गुरूर बुरा लग जाए और तुम्हें इसकी सजा मिल जाए। मगर मैं हमेशा खुदा से अच्छी की उम्मीद रखती थी कि मेरे लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे लिए जिस इंसान का रिश्ता आया था वो दुनिया में अकेला था, इसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और इसका अपना बिजनेस था। इसका शुमार खुशहाल खाते पीते लोगों में होता था। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं खुशी से खिल उठी। अम्मा भी इस रिश्ते से मुतमईन थी कि वो हर तरह से मेरी मिजाज के मुताबिक था। मैं भी भरे परे घर में नहीं रह सकती थी, ज्यादा लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती थी, इसीलिए अम्मा मुतमईन थी कि मैं इस घर में खुश रहूंगी। मगर अब्बू को इस रिश्ते के हवाले से काफी खदशात अब्बू थे। इनका कहना था कि लड़का लाउबाली सा है, इसमें संजीदगी नाम को नहीं है और इसके बारे में सुना है कि वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अम्मा ने इनके खदशात को गोया चुटकियों में उड़ा दिया और कहने लगी कि ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। आप जरा अपने साहिबजादी के मिजाज पे तो मिलाहजा फरमाए। अम्मा की बात सुनकर मैं मज़ीद नाराजगी से इन्हें देखने लगी थी और फिर इस लड़के ने जहेज लेने से साफ मना कर दिया था और कहने लगा कि मेरे घर में सब कुछ मौजूद है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इसकी इस बात पर मुझे फख्र का एहसास हुआ था और फिर मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई थी और तब मुझे अब्बा के खदशात काफी हद तक दुरुस्त मालूम हुए थे। वो वाकई में लाउबाली मिजाज का था और संजीदगी इस बंदे को छू कर भी नहीं गुजरी थी। वो अपने दोस्तों में बहुत माखूल थे और वो खुद भी दोस्तों के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। शायद इसकी वजह यह थी कि इनके अपने खानदान में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे। जब भी वो इर्द गिर्द अपने दोस्तों का जब मकाटा लगा रखते थे, इनके दोस्त घर में भी आते थे और दन दनाते हुए पूरे घर में घूमते फिरते थे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं शुरू में अपने शौहर को इस बात पर टोकती थी कि आपके दोस्त का घर में क्या काम है, तो मेरी बात सुनकर वो खपा हो जाते और कहते कि वो मेरे दोस्त हैं, अगर मेरे घर में आ जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। इनकी बात सुनकर मैं झुंझला जाती थी। मुझे आपके दोस्तों के घर आने पर एतराज नहीं है, मेरी तरफ से 1000 बार आए, मगर वो हर कमरे में हर जगह पे क्या झांकते फिरते हैं। मैं किचन में होती हूँ तो वो किचन में आ जाते हैं, अगर मैं कमरे में आराम कर रही हूँ, लेटी हूँ, सो रही हूँ तो वो भी सर पर आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं ये बात सुनकर वो कहने लगे कि फिक्र मत करो, तुम्हें इनसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तो मुझे अपना भाई समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, जब भी तो तुमसे बेतकल्लुफी बरतते हैं। इनकी ये मुंतखब मेरी समझ से बाहर थी। मैंने शुरू से अपने घर का और अपने खानदान का यही माहौल देखा था कि हमारे अब्बा का जो भी दोस्त थे वो घर से बाहर तक रहते थे और जो बाकी कजिन वगैरह के दोस्त होते थे वो भी इनके घर में नहीं आते थे। ये मेरे शौहर की निराली ही मुंतखब थी। इसका कहना था कि मुझ पर मेरे दोस्तों का इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। इनकी बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आ जाती थी। मैं इनकी बीवी थी तो इनके दोस्तों का हक मेरे बराबर कैसे हो सकता था। जब ये बात मैं इनसे पूछती तो वो मुंह फैला लेते और कहते कि मुझे दोस्त कहते थे कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें हमसे मिलने नहीं देगी, हमसे दूर कर देगी, और देखो ऐसा ही हुआ। तुमने आते ही मुझे इनसे बदज़िन करना शुरू कर दिया है। और ये बात सुनकर मैं अपना सर थाम कर रह गई थी। इनको समझाना बहुत मुश्किल काम था। हर दूसरे तीसरे दिन इनके दोस्त घर में आ जाते थे और इनकी नज़रें मेरे वजूद के आर पार होती महसूस होती।
मुझे इनकी नजरों से बहुत उलझन होती थी और मुझे हैरत अपने शौहर पर होती थी, जिन्हें अपने दोस्तों की बदलती हुई नजर भी महसूस नहीं होती थी, और अगर मैं कुछ कह देती तो वो मुझे ही गलत करार देते थे। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि इस जैसे शख्स के साथ, जिसमें बहुत ही ज्यादा गैर संजीदगी थी, इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती थी। इस दिन मैं रात का खाना बनाने ही लगी थी जब मेरे शौहर की कॉल आई कि आज मेरे दोस्त घर पे आ रहे हैं और तुम इनके लिए खाने पर एहतमाम कर देना। ये सुनकर मैं सीख पा हो गई, मगर कुछ भी कहने से गुरेज किया जानती थी कि वो फिर से शिकवे शिकायत शुरू कर देंगे। जब भी मैंने खामोशी में ही आफियत जानी थी। एक तो मुझे इनकी इन मुफ्त खौर दोस्तों से बहुत चिढ़ थी, जो आए रोज आते थे और खाना खाए पाकर नहीं जाते थे। इनके लिए खाने पका पका कर इनकी फरमाइश पूरी कर करके मैं आधा मोई हो गई थी। मैं जो खुश हो रही थी कि मेरे ससुराल में ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे भरपूर ससुराल का काम काज नहीं करना पड़ेगा। मैं और मेरे शौहर हैं, 2 फर्दों का काम ही कितना होता है। लेकिन मेरे ये सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। इनके दोस्तों का टब्बर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता था और इनके चुचले और नखरे खत्म ही नहीं होते थे। किसी को कबाब खाना था तो किसी को फिश फ्राई खाना था। सबकी अलग अलग डिमांड होते थे और मेरे शौहर के दोस्तों को किसी बात का इनकार करूं। शौहर के दोस्तों के आने का टाइम हो गया तो मैं फिर इनके लिए खाना बना लिया। जब मैं रोटी पका रही थी तभी मेरे शौहर अपने दोस्तों को लेकर घर में दाखिल हुए थे और इनका एक दोस्त, जो मुझे ये आंख भी नहीं भाता था, वो डाइनिंग रूम में जाने के बजाय सीधा किचन में आ गया। इस वक्त मैं दुपट्टे से बेनियाज थी और वो बेतकल्लुफी से मुझसे बातें बिगाड़ने लगा, मगर इसकी नजरें मेरे जिस्म पर थी। मैंने जल्दी से अपने वजूद के दुपट्टे पे लपट लिया था। इसकी नजरों से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। मेरा घबराया हुआ अंदाज देखकर वो हंसी पड़ा और कहने लगा कि मेरा दोस्त बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी बीवी मिली है। इसकी आंखें इसका साथ नहीं दे रही थी। वो जबान से तो मुझे भाभी कह रहा था मुझे, मगर इसकी आंखों में नजर आती गंदगी और हवस देखकर मैं भौंकला गई थी। जल्दी से इसे हटाने के लिए कहने लगी कि मैं आप अंदर चलकर बैठे, मैं बस खाना लगाने वाली हूँ। फिर खाना लगाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। अब मैं बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि अब मैं अपने शौहर को इस बारे में कैसे बताऊं। खाना खाने के बाद मेरे शौहर ने चाय बनाने का कह दिया था। आज मैं बहुत थक गई थी, मेरी कमर में सख्त दर्द हो रहा था, मगर फिर भी मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए किचन में आ गई थी। चाय बनाने के बाद मैं ट्रे में कप रखकर डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची तो जैसे ही मैंने अभी हाथ दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बढ़ाया ही था, जब अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं अपनी जगह पर ठटक कर रह गई थी। मेरे शौहर के दोस्त इनके साथ मेरे बारे में जिस किस्म की बातें कर रहे थे, इसे सुनकर मैं जी जान से काम के रह गई थी। वो जिस्म के खदो खाल के बिना पर मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं इतने लोगों में बेलिबास हो गई थी। मगर तब मेरी हैरत की इंतहा रहा नहीं रही जब मेरे शौहर का खैखा सबसे ज्यादा बुलंद था और उन्होंने इस घटिया मजाक से बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाया था। ये देखकर मेरा गुस्से से दिमाग झुनझुना उठा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय अपने शौहर के हवाले करके मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मेरा गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मुझे रह रहकर इनके दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसने इस कदर घटिया बात की थी, और इससे ज्यादा तो मुझे अपने शौहर पर गुस्सा था जो ये सब कुछ सुन रहे थे। अब जब वो कमरे में आए तो मैं इनके सामने फट पड़ी और इनसे कहने लगी कि आप जानते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी के बारे में इस तरह की बातें कौन अपने दोस्तों को बताता है, और बजाय इसके कि आप इसका मुंह तोड़ देते, आप इसके बातों पर हंस रहे थे। उन्होंने मुझे हैरानगी से देखा। तुम कितनी पुरानी सोच के मालिक हो, दोस्तों में यह हंसी मजाक चलता ही रहता है। इनकी इस बात से मैं हैरान रह गई थी। इस बात को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं कर रहे थे। तभी वो कहने लगे कि इंसान इससे ही बात करता है जिसे अपना समझता है, और तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मत आदाब में आना। इन्हें समझाने के लिए कहा कि अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप इनकी दोस्ती अपने तक रखें। अगर इन्हें घर में लाना चाहते हैं तो बेशक घर में लेकर आएं। इनकी दावत करना चाहते हैं बेशक करें, मगर इन्हें अपने ज़ात तक महदूद रखें।
जब वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जब वो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर उन्होंने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया था और वो इन लोगों के साथ वो बातें भी करते थे जो हम दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी और शर्म के तकाजे के मुताबिक वो किसी को बतानी भी नहीं चाहिए थी। मगर जब मैंने इन्हें अपने दोस्तों के ही साथ ये बातें करते हुए सुना तो मैं अपना सर पीट कर रह गई थी और सोच रही थी कि इस शख्स को कैसे समझाऊं कि जैसा ये इन्हें समझ रहा है वो वैसा नहीं है। और अब आज जब इन लोगों ने सैरी यहीं पर की तो मैं समझी कि सुबह वो मेरे शौहर के साथ ही घर से बाहर चले जाएंगे। तभी मैं आराम और सुकून से सो रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो लोग घर पर ही थे और मेरे शौहर इन्हें यही छोड़कर खुद ऑफिस में चले गए थे। उन्होंने ना जाने अपने दोस्तों पर इस हद तक एतबार क्यों था। इन्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि घर में इनकी बीवी अकेली थी और इन्हें कम से कम अपने दोस्तों को रुखसत करके घर से बाहर निकलना चाहिए था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और इस चीज़ का खमियाजा अब मुझे फिर भुगतना पड़ रहा था। इन सब ने मुझे बेलिबास करके मेरी आबरू ज़ेरी की थी। मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी। मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी सिक्कत नहीं थी और तभी मेरे हवासों पर अंधेरा छा गया था और मैं होशो हवास में बेगाना हो गई थी। जाने कब तक मैं बेहोश रही। जब मेरी आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी। मेरे पास ही मेरे शौहर बैठे हुए थे। मेरे सामने खिड़की थी। खिड़की से बाहर रात का मंजर नजर आ रहा था और ये रात तो मेरी जिंदगी में भी उतर आई थी और इसका मतलब था कि मैं पूरा दिन बेहोशी की हालत में रही थी। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो इनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद लग रहे थे। इनके उलझे बिखरे बाल, उलझा सुलझा हुलिया इनके अंदर की परेशानी की, इनकी तकलीफ की अक्कासी कर रहा था। मुझे होश में आता देखकर नर्स ने मेरा हाल और हवाल दरियाफत किया और फिर कमरे से बाहर चली गई। अब मैं और मेरा शौहर ही कमरे में अकेले थे। तो फिर मेरे शौहर उठकर मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे बताओ कि वो कौन था, ये सब कुछ किसने किया, मुझे बताओ, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की। इनकी बात सुनकर मैं जोरदार अंदाज में हंस पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खैखा पहले से भी ज्यादा बुलंद हो रहा था। मैंने बेतहाशा हंस रही थी। हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए और अब जब मैंने अपने शौहर को देखा तो ना जाने मेरी नजरों में ऐसा क्या था कि वो खौफ से सहम कर रह गए थे। वो मुझे कहने लगे कि इस तरह से मत करो, ऐसा मत देखो, मेरा दिल को कुछ हो जाएगा। सीधी तरह से मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे और ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। और फिर जो बात मैंने अपने शौहर को बताई तो इसे सुनकर इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से दाएं बाएं गर्दन हिला रहे थे। मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो अपनी बहन और भाभी कहते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर इसके यकीन ना करने से हकीकत बदल नहीं सकती थी। और फिर मैं जब घर आ गई तो मेरा शौहर बिल्कुल गुमसुम सा होके रह गया था। ना हंसता ना बोलता था और ना वो घर से बाहर निकलता था। अब तो इसने अपने किसी भी दोस्त से बात तक करना छोड़ दिया था। अब वो हाफिज से सीधा घर आते थे और हर वक्त वो बिल्कुल खामोश से रहते थे। जब मैंने इन्हें इस कदर खामोशी की हालत में देखा तो मैंने इनसे इसका सबब पूछा तो फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि मेरी बेवकूफ़ी और गलती की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्यों अपने दोस्तों की समझ नहीं आई, मैं क्यों इनकी नज़रों के मफ़हूम को समझ नहीं पाया था, जबकि तुमने मुझे कई बार ये सब कुछ बताने की कोशिश भी की और हमेशा मैं तुम्हें ही झुठलाता रहा। अब देख लो, इसका खमियाजा भी तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। इन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लगी और कहने लगी कि तभी तो मैं आपको कहती थी कि दोस्तों को अपने घर में मत लेकर आए, इन्हें अपने तक ही महदूद रखें, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और देख लिया आपने इसका अंजाम। इनके दिलो दिमाग में मेरे लिए किस कदर गंदगी भरी हुई थी और अब इनकी वजह से मैं सर उठाकर किसी से बात करने की काबिल नहीं रही हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा था खुद को जिंदगी में वापस डालने के लिए। अब मेरे शौहर का यहाँ से जी उचाट गया था। वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बाहर जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी और फिर कुछ माह के बाद जब हम दोनों का वीज़ा लग गया तो वो यहाँ से अपना कारोबार सब कुछ बेचकर मुझे लेकर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए थे। हमारे इस फैसले की अम्मी अब्बू ने मुखालफत की।
इनका कहना था कि हमें किस चीज़ की कमी है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। मगर जो कुछ हम दोनों जानते थे वो अम्मी अब्बू नहीं जानते थे। यहाँ पर अपने दोस्तों की चेती हुई नजरें इनकी बात सुनकर मेरे शौहर नफसानी हो रहे थे और मुझे इस बात का डर था कि कभी वो कुछ गलत ना कर दे और ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तभी मैंने इनके इस फैसले की मुखालफत नहीं की थी, इसका इस फैसले में साथ दिया था। मैं अभी अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी और फिर हम दोनों की मुश्तरका फैसले से हम पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। अक्सर अम्मी अब्बू से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अम्मी अब्बू इस बात पर मुझे टोकते थे कि तुम दोनों ने यहाँ से जाकर गलती की है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी, और मैं चाहकर भी इन्हें सच नहीं बता सकती थी। मैं जानती थी कि यह बात सुनकर इन्हें तकलीफ और होगी और मैं अपने माँ बाप को तकलीफ से बचाना चाहती थी। अब मेरे शौहर पहले से बहुत बदल गए थे, अब वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा हो गए थे और यहाँ पर इनके दोस्त बहुत कम थे, और अगर थे भी तो वो इन्हें घर से बाहर ही रखते थे, क्योंकि अब इनको अक्ल आ गई थी कि गैर मर्दों को अपने घरों के अंदर नहीं लाना चाहिए और ना ही इनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहिए। दोस्ती की भी एक हद होती है, इंसान जब इस हद से आगे बढ़ निकलता है तो इसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।